हेलो एवरीवन। तो ये बेटा आपका पावर सिस्टम का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर पावर सिस्टम 1 में हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट को समझा था और कुछ फॉल्ट के कारण से मैं आपको आगे पॉइंट नहीं बता पाया। तो अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप उसको भी ध्यान से देख लीजिए ताकि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाओ। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से आज की क्लास में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे थे, है ना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए थे। हम लोग आगे पॉइंट्स अपने यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग करीब पॉइंट्स पढ़ चुके थे 32 तक, करीब पॉइंट्स पढ़ चुके थे 32 तक। चलिए 32 के बाद के आगे के पॉइंट हम लोग समझेंगे क्या थे, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर ध्यान से देख लीजिए और एक एक चीज़ को समझ लीजिए। तो पावर सिस्टम में ये जितने पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी अपकमिंग एग्जाम जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग सर्विस जैसे एग्जाम्स में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। चलिए, स्टैंडर्ड डोमेस्टिक एसी सप्लाई वोल्टेज इन इंडिया इज। तो कह रहे हैं डोमेस्टिक जो हमारे पास इंडिया में एसी सप्लाई वोल्टेज होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये होता है आपका 250 वोल्ट। कितना होगा? 250 वोल्ट। तो ये आपको एक कंठस्थ होना चाहिए बिल्कुल। कितना होगा सर? ये होता है 250 वोल्ट इन इंडिया। डोमेस्टिक है ये, याद रखिएगा। द रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल। कौन सा रिलायबल होता है? रिंग मेन होता है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्लिप रिंग टाइप, शैकल टाइप, है ना। इंसुलेटर का भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, है ना, सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, नेक्स्ट है अ बस बार इज रेटेड बाय द करंट एंड वोल्टेज ओनली। जो बस बार काम करता है वो करंट एंड वोल्टेज के कारण अकेला काम करता है, ठीक है। ध्यान देना इन पॉइंट्स पे, जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने सामने है द शंट रिएक्टर वोल्टेज ट्रांसफार्मर सीरीज कैपेसिटर इज इंस्टॉल इन अ सब स्टेशन। तो सब स्टेशन पे इनमें से कौन कौन से लगते हैं? तो शंट रिएक्टर को लगाया जाता है सब स्टेशन पे, वोल्टेज ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है और सीरीज कैपेसिटर। ये तीनों चीज़ों को कहाँ पर लगाया जाता है? सब स्टेशन। तो सब स्टेशन पे क्या नहीं लगता? तो इनके अलावा एक ऑप्शन दिया होगा पेपर में कुछ भी, और 3 ये ऑप्शन दे देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट द साइज ऑफ कंडक्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज फाउंड यूजिंग द। किसके द्वारा फाउंड होता है? कह रहे साइज ऑफ कंडक्टर जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ये किसके द्वारा की डिफाइन किया जाता है? ये केल्विन्स लॉ। तो साइज ऑफ कंडक्टर कौन बताता है? ये बताता है आपका केल्विन्स लॉ, ठीक है। चलो हम लोग आगे बात करते हैं और ध्यान से एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर कि अभी हाल ही में देखिए, अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट की मैं जब बात कर रहा हूँ तो अनअकैडमी ने स्पेशल ऑफर निकाला है गेट ईएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए। ये गेट ईएससी स्टूडेंट जितने भी हमारे पास यहाँ पे हैं वो सभी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। गेट ईएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल बैचेस का है जिसमें 7 अप्रैल से आपके स्पेशल बैचेस जो स्टार्ट होने वाले हैं और प्राइस बहुत ही हाइक होने वाले हैं। तो जो ऑफ़र चल रहा था 31 तक वो आपके लिए बढ़ा दिया गया, 31 मार्च के बाद भी ये कर दिया गया वैलिड अप्रैल 7 तक, है ना, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अप्रैल 7 तक ये आपके लिए कर दिया गया ताकि आप जल्दी से इसको लें और घर बैठ के अच्छे से आसानी से इसमें तैयारी करें। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। झांसर 10 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे और झांसर 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये ऑफ़र ले सकते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 6 अप्रैल से बैच अनाउंस्ड हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के स्पेशल बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ सिविल, CS, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना, ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी के द्वारा स्पेशल टॉपिक यहाँ पे आपको सजेस्ट किए जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी से आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। बेस्ट फैकल्टी इज़ हेयर। और आप झांसर 10 कोड का इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% तक का एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट ईएससी के लिए, है ना, उनके लिए ये बैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग फिर आगे बात करेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें, ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है
38 पॉइंट में बोल रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम इज। तो मोस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, रिंग मेन होता है, रेडियल होता है, कौन सा होता है, रेडियल। रेडियल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये रेडियल की संरचना कैसी होती है दोस्तों, ये पावर सिस्टम में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी तो आप इसको पूरा पॉइंट वाइज समझ लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेथड ऑफ द न्यूट्रल ग्राउंडिंग अफेक्ट द जीरो सिक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। कह रहे न्यूट्रल ग्राउंडिंग इफेक्ट में कौन सा सीक्वेंस होता है, जीरो सीक्वेंस होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस होता है, नेगेटिव सीक्वेंस होता है। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग अगर बोले ना तो आप याद रखिए जीरो सीक्वेंस। तीन प्रकार के सीक्वेंस होते हैं नेटवर्क में, है ना, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस। नेक्स्ट है व्हेन ऑल थ्री फेजेस आर शॉर्ट सर्किट, जब सभी थ्री फेज जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, इट गिव राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो ये कौन सा फील्ड देगा, तो आपको मालूम है सभी शॉर्ट अगर हो गए तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। तो अगर आर बाय बी ये तीनों मिल गए तो ये कौन सा फॉल्ट देगा, सिमेट्रिकल फॉल्ट। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस एट द ट्रांसमिशन लाइन इज। तो पॉजिटिव यानी कि जब भी हम इंपीडेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव इंपीडेंस और नेगेटिव इंपीडेंस ये कैसा होता है, इन इंपीडेंस की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा सेम होगी, याद रखिएगा, है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, है ना। तो यहाँ पर जीरो सीक्वेंस कितना होता है दोस्तों, जीरो सीक्वेंस जीरो होता है जब जेड पॉजिटिव बराबर जेड नेगेटिव के होता है। ये पॉइंट इससे न्यूमेरिकल के पोर्शन बनते हैं, काफ़ी सारे परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। मैंने जो साइड पेपर आपको सॉल्व कराए हुए आप उनको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट अपने सामने क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों अपने से बोल रहा है कि जीरो सीक्वेंस, ध्यान देंगे, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द पावर सिस्टम इज जनरली डिफरेंट। तो कह रहे जीरो सीक्वेंस जो होता है उसमें पावर हमेशा डिफरेंट आती है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑपरेटर ए रोटेट द वेक्टर इन द एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन इज कॉल्ड 120। तो दोस्तों ये एल ए है ना, ये एल्फा है, एक्चुअली ये एल्फा ज़्यादातर बुकों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 120 होगा जो कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा, और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पता है एल्फा की वैल्यू कितनी होगी, -120। तो -120 होगी एंटी क्लॉक वाइज में, ठीक है। जब भी मैं इसका मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करूंगा तो आपको इसको डिटेल में बता पाऊंगा, अभी तो आप इसको डायरेक्टली 1 बाय 1 पॉइंट्स को याद कर लीजिए। नेक्स्ट है व्हेन अ फॉल्ट अकर ऑन द सिस्टम अ सर्किट ब्रेकर ओपन ऑटोमेटिकली। तो आपको मालूम है स्विच एंड गियर सिस्टम में पढ़ते हैं कि जैसे फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अच्छा, फॉल्ट लेवल किस में मापा जाता है, ये मापा जाता है एमबीए में। तो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में एमबीए, केवीए, है ना, जीवीए, ऐसा करके दे सकते हैं, तो आप याद रखेंगे एमबीए। साथ ही साथ कुछ पॉइंट जो लेफ्ट में यहाँ पे हैं ये रह गए थे, तो मैंने डायरेक्टली वो स्टार्ट कर दिया, तो ऊपर वाला पार्ट चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था हम लोगों ने बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड का कंडीशन समझा था कि बैलेंस लोड में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना वो 0 होता है, और अनबैलेंस पॉइंट में जो न्यूट्रल पॉइंट वोल्टेज होता है वो 20 वोल्ट होता है। तो अनबैलेंस वोल्ट में तो अनबैलेंस लोड की बात करेंगे तो 20 वोल्ट, और बैलेंस है तो सब 0 कर देगा, ठीक है। अच्छा, इम्पीडेंस रिले किस में यूज़ किया था, इंटरफेस फॉल्ट के लिए। जैसे किसी भी ट्रांसफार्मर या मशीनरी में इंटरफेस फॉल्ट आ जाता है तो वहाँ पे इम्पीडेंस रिले यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में जो लगी रहती मशीनरी, है ना। नेक्स्ट है थर्मल प्रोटेक्शन स्विच इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ओवरलोड, वेरी गुड। तो ओवरलोड से बचने के लिए ताकि ज़्यादा हीट उत्पन्न ना हो थर्मल प्रोटेक्शन का उपयोग करते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बाय द स्टैटिक कैपेसिटर एंड सिंक्रोनस कंडेंसर फेस एडवांसर, है ना। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर पेपर में, स्टैटिक कैपेसिटर के द्वारा, दूसरा सिंक्रोनस कंडेंसर के द्वारा, या फेस एडवांसर। अब ये तीनों चीज़ है एक ही, तीनों हैं एक ही, याद रखिएगा तीनों एक ही हैं, लेकिन क्या है इनकी वर्किंग के अनुसार इनका यूज़ अलग अलग जगह करते हैं तो इनका नाम अलग अलग हो जाता है, स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर फेस एडवांसर। नेक्स्ट है द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट लाई बिटवीन। तो पावर फैक्टर एसी सर्किट में किस किस के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है। नेक्स्ट है पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ द फेस एंगल। जो पावर फैक्टर होता है ना, पावर फैक्टर जो होता है ना, ये क्या होता है, इज इक्वल टू द कोसाइन ऑफ फेस एंगल, यानी कि कॉस थीटा। किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होगा, ये पता ही है सभी को। द रिएक्टर इज यूज टू एम्प्लॉयड एट अ सब स्टेशन। कह रहे रिएक्टर का उपयोग सब स्टेशन पर किया जाता है, इसको लगाया जाता है, क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस द पावर फैक्टर, ताकि पावर फैक्टर कम हो चुके। एंड पावर फैक्टर इज लीडिंग। इनिशियली पावर फैक्टर कैसा होता है, लीडिंग, क्योंकि हाई जब पावर जाती है ना, पी बराबर क्या बोलते हैं हम लोग, वी आई कॉस फाई। तो जब अपने पास पावर हाई है तो यहाँ पे पावर फैक्टर भी हाई होगा, और इस पावर फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए, यानी करंट भी हाई है, तो रिड्यूस करने के लिए हमें इम्पीडेंस यानी कि, है ना, कम करना पड़ेगा। तो यानी कि रिएक्टर का उपयोग यहाँ पे करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, रिएक्टर का।
फेस एडवांसर आर यूज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर। तो फेस एडवांसर का उपयोग कहाँ होता है? किसी भी इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। देखो दोस्तों, तो ट्रांसमिशन लाइन में जब सब स्टेशन के पास लाइन पहुंचती है तो वहाँ पे रिएक्टर एक लगा होता है जो कि पावर फैक्टर को कम कर देता है, क्योंकि शुरू में पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है जो जनरेटिंग प्लांट से यहाँ पे अपन को सप्लाई प्राप्त होती है ट्रांसमिशन के द्वारा। लेकिन फेस एडवांसर जो होता है ये क्या करता है? फेस जो एडवांसर होता है ये पावर फैक्टर को बढ़ाता है। किसके? इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम? फेस एडवांसर का उपयोग करेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फेस एडवांसर कैसे काम करता है? चूंकि RY भी सप्लाई होती है, 3 सप्लाई में काम करता है ना, इस तरीके से। तो ये फेस एडवांसर का उपयोग यहाँ पे करते हैं। हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन लाइन थ्रू UHVAC। कह रहे हैं UHVAC क्या होता? अल्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता? अल्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट। अल्ट्रा हाई वोल्टेज में हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है? 765 kV। ठीक है। अब नेक्स्ट है UHVAC। तो UHVDC और UHVAC जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है UHVAC से। UHVAC में कितना चाहिए आपको? इसमें चाहिए सर हमें 760। ठीक है, कितना चाहिए आपको यहाँ पे? 760 चाहिए। ध्यान देंगे पॉइंट्स पे ज़रा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? कितना चाहिए आपको? यहाँ पे चाहिए 760, 765 kV, 765 kV। किस में है ये? UHVAC। लेकिन UHVDC बोल रहे हैं तो इसमें चाहिए 500 kV। तो हाईएस्ट ट्रांसमिशन होता है 500 kV UHVDC में। तो UHVAC में कितना होता है? 765 kV। सर UHVDC में कितना होता है? 500 kV। ये वो पॉइंट है जो परीक्षा में आने के बहुत चांसेस होते हैं और कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। ठीक है। ओवरहेड लाइन जो होती है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये किस कंडक्टर की बनी होती है दोस्तों? ACR। किसकी? ACR। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों एनेल्ड कॉपर स्टैंडर्ड रीइंफोर्स्ड। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम कॉपर। ये नहीं है, ये क्या है? एनील्ड कॉपर। एनील्ड कॉपर स्टैंडर्ड रीइंफोर्स्ड। ये फुल फॉर्म परीक्षा में पूछ लेते। एनील्ड कॉपर स्टैंडर्ड रीइंफोर्स्ड है ये जो मटेरियल होता है जो कि सिलिकॉन और कॉपर से मिलके बनता है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और इस पॉइंट में क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द आउटडोर एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम 22 kV टू 66 kV। यानी कि देखिए कई प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं। सर्किट ब्रेकर का काम क्या रहता? कि जो सप्लाई अपने घर में आ रही है उस सप्लाई में अगर फॉल्ट आ रहा होगा, मान लीजिए फेस एकदम से बढ़ गया तो फॉल्ट आ सकता है, आपके इक्विपमेंट खराब हो सकते। तो कई प्रकार के सर्किट ब्रेकर लगते हैं। ऐसे बड़े बड़े प्लांट में भी बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर लगते हैं ताकि मशीनरी की सर्किट पर, हैवी मशीनरी की सर्किट पर ज़्यादा कोई इफेक्ट ना पड़े और वो ख़राब होने से बच जाए, है ना। तो वहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो लगाया जाता है ये कहाँ पे लगाया जाता है? आउटडोर एप्लीकेशन में, जो बाहर की तरफ वहाँ पे लगी रहती। और इसमें वोल्टेज कितना होता है? लगभग 22 kV से लेके 66 kV के बीच। कितना? 22 kV से लेके 66 kV। इसको आप याद रखेंगे। 22 kV से 66 kV वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बकोल्ज रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो बकोल्ज रिले का उपयोग काय के लिए करते हैं? ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आइसोलेटर यूज इन अ ट्रांसमिशन लाइन आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग नो करंट। तो आइसोलेटर का काम होता है? ये यूज़ जब किया जाता है तो ये क्या करता है? आइसोलेटर बिल्कुल अलग कर देगा। और अलग जैसे ही कर देगा तो यहाँ पे करंट हमारे पास कैसे हो जाएगी दोस्तों? करंट यहाँ पे अपने पास हो जाएगी जीरो, बिल्कुल जीरो करंट कर देगा, है ना। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जीरो करंट कर देगा क्योंकि सर्किट ओपन हो गया। ओपन कर दिया यानी कि यहाँ पे आइसोलेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आइसोलेट। इसको आइसोलेट कर दिया गया। नेक्स्ट है करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी इन अ केस ऑफ आइसोलेटर। तो आइसोलेटर में करंट रेटिंग को नहीं निकाला जाता। करंट रेटिंग की बात नहीं करते क्योंकि आपको मालूम है इसमें तो करंट रेटिंग की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि करंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ओपन हो जाएगा ये। इन प्रोटेक्शन स्कीम द रिले फंक्शन इज अ सेंसिंग डिवाइस। तो रिले किसका काम करता है प्रोटेक्शन टेक्निक में? रिले काम करता है सेंसिंग डिवाइस की तरह। किसकी तरह? सेंसिंग डिवाइस। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन लोकेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इज नियर द ट्रांसफार्मर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ पे लगाते हैं? ये किसी इंसुलेटर के पास लगाएंगे या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, है ना, ट्रांसमिशन वायर के साथ लगाते हैं या किसी ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करते हैं,
या कुछ भी आपका सब स्टेशन के इंटरनल मशीनरी में बिल्ड होता है। कहाँ पर इस तरीके से थ्योरी लिख देते तो लाइटनिंग अरेस्टर यूज्ड नियर द ट्रांसफार्मर, बिल्कुल ट्रांसफार्मर के समीप होता है। ठीक है ना, क्योंकि पहले क्या होता था जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्लाउड्स वगैरह आते थे, है ना, बिजली उत्पन्न होती थी इस क्लाउड्स के कारण से, तो ये बिजली गिरती थी जिससे पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर उड़ जाता था। अब क्या होगा, जब लाइटनिंग अरेस्टर लगा लिया, इसी को हम सर्ज रजिस्टर भी बोलते हैं, ये है ना, तो पूरी सप्लाई को अपने आप में ले लेगा ताकि आगे के जो इक्विपमेंट्स है महंगे महंगे वो बच जाएंगे खराब होने से। नेक्स्ट है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर्ड। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज यही होता है कि एकदम से जो सप्लाई आती है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल बेस पे, है ना। अभी आगे न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल पावर सिस्टम में, उसमें बात करेंगे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बारे में। तो इतना समझ लीजिए रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज किसकी बात करता है, किसको मेजर करता है, पीक वैल्यू को, है ना। जो भी एसी सप्लाई आ रही ना, एसी सप्लाई आ रही होगी साइनोसॉइडल, तो इसका पीक वैल्यू क्या होगा, वीएम होगा। ये पीक वैल्यू इसी को निकालता है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर हैज़ द लोएस्ट वोल्टेज रेंज। ठीक है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, एयर ब्रेक, एयर ब्लास्ट। तो एयर ब्रेक में क्या होता, लो वोल्टेज। एयर ब्लास्ट अगर ब्लास्ट कर रहा तो क्या होगा, हाई वोल्टेज। तो एकदम से ब्लास्ट कर देता, फट आवाज़ आती है क्लियर सी, ठीक है ना। तो ये जो हाईली साउंड प्रोड्यूस करेगा विथ नॉइस प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें हाई वोल्टेज के कारण एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और वेरी लो वोल्टेज होता है तो एयर ब्रेक होता है ना, कुछ नहीं होता है, एयर ब्रेक होता है, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली एम्प्लॉयड इन। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग टेक्निक का उपयोग किस में किया जाता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज होगा तो एकदम से रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस स्विच कर जाएगा। दैट मीन्स रेजिस्टिंग स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड इन अ हाई वोल्टेज सिस्टम। और हाई वोल्टेज सिस्टम में कौन सा होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली प्रेफर्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट। तो रिएक्टेंस रिले का उपयोग करते अर्थ फॉल्ट में। अर्थ फॉल में किसका उपयोग करते हैं, रिएक्टेंस रिले का। तो मुझे बताओ बखुल्ज रिले का उपयोग कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर में। बखुल्ज रिले का कहाँ उपयोग करोगे भैया, ट्रांसफार्मर में उपयोग करोगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है करंट चॉपिंग मेनली अकर इन अ एयर ब्लास्ट। करंट भी चॉप हो जाता है, एयर ब्लास्ट है एकदम से हाई वोल्टेज था, करंट यहाँ पे चॉप हो गया, करंट यहाँ पे चॉप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। नेगेटिव सीक्वेंस रिले इज कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट द अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका करते हैं उपयोग, नेगेटिव सीक्वेंस का उपयोग करते हैं अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए आज हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। बखोल्ज रिले का उपयोग कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, क्लियर है आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बताया है रिएक्टेंस रिले, इसका कर रहे हैं अर्थ फॉल्ट में कर रहे हैं। नेक्स्ट बताया नेगेटिव सीक्वेंस रिले, नेगेटिव सीक्वेंस का रिले का उपयोग हम अल्टरनेटर क्या होता है, अल्टरनेटर मीन्स होता है सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर के लिए इसका उपयोग करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है डिस्टेंस रिले। तो ये डिस्टेंस रिले इज डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो रेशियो ऑफ वोल्टेज करंट किसी सर्किट में इसके अनुपात पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन आर अंडर टेकन बाय स्विच एंड गियर सिस्टम। तो स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन इस टेक्निक का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, स्विच एंड गियर सिस्टम में करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट। तो इंटरनल फॉल्ट से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डिफरेंशियल रिले का उपयोग करते हैं। किसका करेंगे दोस्तों, डिफरेंशियल रिले। तो डिफरेंशियल रिले का उपयोग करते हैं इंटरनल फॉल्ट से बचने के लिए, कहाँ पर, किसी भी सर्किट में। तो जब भी बात आएगी, ठीक है, इंटरनल फॉल्ट की, तो इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है रिले यूजिंग द इंडक्शन डिस्क प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एसी। तो कभी भी इंडक्शन आ जाए, इंडक्शन समझिए ये एसी पे काम करेगा, है ना। नेक्स्ट है मर्ज प्राइस करंट प्रोटेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बोलेंगे, रिले प्रोटेक्शन बोलेंगे, रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन बोलेंगे, थ्योरी के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मर्ज प्राइस करंट प्रोटेक्शन को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट द मेकिंग करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में बात करेंगे, मेकिंग करंट, है ना। जो सर्किट ब्रेकर होता है ये किसके टर्म्स में होता है, इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू। तो आपको मैं बता दूं जो मेकिंग करंट होता है, मेकिंग करंट बराबर होता है 2.55 ऑफ ब्रेकिंग करंट, है ना, 2.55 ऑफ ब्रेकिंग करंट ऐसा हो जाता है। ब्रेकिंग करंट क्या होता है, जैसे ये एयर ब्लास्ट करता है या एयर ब्रेक करता है। एयर ब्रेक किस में होगा सर, लो वोल्टेज में। एयर ब्लास्ट किस में होगा, हाई वोल्टेज में, है ना। ये अभी क्लियर बात करी। व्हेन अ फॉल्ट अकर ऑन अ सिस्टम अ सर्किट ब्रेकर ओपन ऑटोमेटिकली, जैसे फॉल्ट आएगा सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, बिल्कुल क्लियर है। एचआरसी फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द शॉर्ट सर्किट। तो एचआरसी
यानी कि शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करना है कि एकदम से शॉर्ट सर्किट ना हो, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, HRC का उपयोग करते हैं, है ना। तो हाई रेजिस्टेंस सिस्टम जो होता है अपना उसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है आइसोलेटर ऑपरेट अंडर द नो लोड कंडीशन, जब लोड नहीं होता तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट है रिले यूजिंग इंडक्शन डिस्क प्रिंसिपल ऑपरेट ऑन AC। तो ये किस पे काम करेगा दोस्तों, ये सिर्फ AC पे काम करेगा। कौन काम करेगा, जो सिस्टम होगा हमारा जो कि काम कर रहा होगा इंडक्शन में, है ना। तो इंडक्शन को मैंने भी बोला ये AC पे काम करता, तो ऐसा एक और क्वेश्चन आया था, रिले यूजिंग द इंडक्शन डिस्क प्रिंसिपल ऑपरेट ऑन AC। देखो वही चीज़ है, बार बार पूछ लिया गया, है ना, इसी तरीके से। नेक्स्ट है नेगेटिव सीक्वेंस रिले यूज फॉर द रोटर प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। तो रोटर प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, तो वही चीज़ लिखी, नेगेटिव सीक्वेंस का उपयोग हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर में करते हैं। तो जब भी हम प्रोटेक्शन टेक्निक की बात करते हैं, रिले की बात करते हैं, तो इसमें से मुख्य पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भैया यहाँ पर रिले कौन कौन सी है। तो बकहोल्ज रिले, जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते पेपर में, है ना, बकहोल्ज। तो बकहोल्ज रिले का उपयोग हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में सर, ट्रांसफार्मर में बकहोल्ज रिले का उपयोग करेंगे, ठीक है सर, बकहोल्ज रिले का उपयोग करेंगे। दूसरा मैंने यहाँ पे बात करी कौन सी रिले, दूसरी होती है हमारे पास रिएक्टेंस रिले, इसकी रिएक्टेंस रिले। तो रिएक्टेंस रिले का उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं, रिएक्टेंस रिले का उपयोग यहाँ पे करते हैं अर्थ फॉल्ट से बचने के लिए, किसके, अर्थ फॉल्ट से बचने के लिए, अर्थ फॉल्ट से बचने के लिए। नेक्स्ट होता है नेगेटिव सीक्वेंस रिले, नेगेटिव सीक्वेंस रिले। तो नेगेटिव सीक्वेंस रिले से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अल्टरनेटर में हम लोग नेगेटिव सीक्वेंस रिले का उपयोग करते हैं इंटरनल फॉल्ट से इसमें बचाने के लिए। कुल मिला के इसमें फॉल्ट ना हो, इसमें अल्टरनेटर में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, नेगेटिव सीक्वेंस रिले का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट मैंने बात करी थी डिस्टेंस रिले। तो डिस्टेंस रिले का उपयोग हम लोग करते हैं, ये डिपेंड करता है ऑपरेशन ऑन वोल्टेज टू करंट रेशियो, वोल्टेज टू करंट रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और है HRC फ्यूज से रिलेटेड, HRC फ्यूज का उपयोग हम लोग शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए करते हैं। तो ये परीक्षा में अक्सर पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर दोस्तों होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए मैंने फ्यूज के एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, शो किए हुए हैं आपको। फ्यूज के एलिमेंट कौन कौन से होते भैया, ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई बहुत अच्छे से। फ्यूज एलिमेंट कौन कौन से होते, देखिए एक होता है टिन, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर और कॉपर। इनका सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूज बनाने में, है ना, फ्यूज बनाने में। अच्छा एक पॉइंट मैंने ऊपर लिखा है ये अलग से, कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग रिजल्ट इन वोल्टेज सर्ज। वोल्टेज सर्ज मतलब यहाँ पे लीक हो जाता है, जो कैपेसिटिव करंट होता है ना यहाँ पे लीक हो जाता है सर्ज के रूप में, ऐसे लॉस हो जाता है। खैर यहाँ पर जो मेटल हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, किस में मेटल यूज़ करते हैं, फ्यूज को बनाने में, है ना। तो पहले हम लोग कटआउट यूज़ करते थे घर में, फ्यूज होता था हमारे पास, फ्यूज उड़ जाता था, इस तरीके से कटआउट का यूज़ किया जाता था, चीनी मिट्टी का। तो वो भी एक प्रकार का क्या था, एक ही प्रकार का वो फ्यूज था, है ना। उसको हम लोग ऑटोमेटिकली मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता था, तो अलग अलग कोई जिंक का बना होता, कोई लेड का, टिन का, इस तरीके से बना होता है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। तो आप देख सकते हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से तो खैर कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपके जो क्रम है, अरेंजमेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज एलिमेंट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। किस में लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, आपको ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे कि टिन का होगा या लेड का होगा, है ना, या जिंक का होगा या फिर एल्यूमिनियम का होगा, ऐसे करके दे देंगे। तो आपको पता याद होना चाहिए, टिन का सबसे कम होगा, है ना, फिर लेड का होगा, फिर जिंक का होगा, एल्यूमिनियम होगा, और उसके बाद आएगा तुम्हारे पास सिल्वर, है ना, क्या आएगा, सिल्वर। तो सिल्वर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सिल्वर आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉपर आ जाएगा, है ना। तो सिल्वर मीन्स चांदी, Ag, और यहाँ पे आएगा कॉपर, कॉपर आ जाएगा फिर। तो टिन, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आएगा सिल्वर, कॉपर। ये आपको अगर क्रम याद हो गया तो आप इससे क्वेश्चन कर लोगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है।
ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं आपको टरबाइन के रिलेटेड, है ना, कि जो टरबाइन यूज़ करते हैं किसी भी पावर प्लांट में, तो पावर प्लांट जो होता है जहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट का हम लोग यूज़ करते हैं, इन हाइड्रो पावर प्लांट में ऊपर से पानी भेजा जाता है और टरबाइन पर, ये जो टरबाइन की मशीनरी लगी रहती है ना, ये टरबाइन है ना, जो किसी जनरेटिंग पार्ट से कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है, जनरेटर से, और जनरेटर से फिर सप्लाई निकली रहती है और यहाँ से हमें 3 फेज सप्लाई के रूप में यहाँ पे सप्लाई मिल जाती है। तो पानी का जो फ्लो होता है इस टरबाइन के ऊपर होता है, और ये टरबाइन पर जब पानी गिरता है स्पीड में, तो ये अलग अलग डिस्टेंस से गिरता है, अलग अलग ऊंचाई से गिरता है ना। तो ये ऊंचाई कितनी कितनी होती है, कौन सी टरबाइन यूज़ करते हैं, जैसे 2 से 15 मीटर तक की ऊंचाई से अगर पानी गिरता है तो हम लोग प्रोपलर और कैपलन का यूज़ करते हैं। 15 से 70 की ऊंचाई से अगर पानी यहाँ पे गिराया जाता है बिजली बनाने के लिए तो कैपलन और फ्रांसिस टरबाइन का यूज़ करते हैं, और 70 से 500 तक की डिस्टेंस से, यानी कि आधा किलोमीटर लगभग इतनी ऊंचाई से पानी स्पीड में आता है तो फ्रांसिस और पेल्टन का उपयोग करते हैं। दैट मीन्स द मेन इज प्रोपलर, कैपलन, फ्रांसिस, प्रॉपलर, कैपलन और फ्रांसिस, प्रॉपलर, कैपलन, फ्रांसिस, इसको आप याद कर लीजिए। और 500 से ज़्यादा की अगर हाइट है तो इसमें हम लोग पेल्टन का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं पेल्टन। और पंप स्टोरेज प्लांट है कि हम पंप से द्वारा पानी खींच रहे हैं फिर उसको भेज रहे हैं, स्पीड में डाल रहे हैं, तो उसमें डेरियस टाइप टरबाइन का उपयोग करते हैं। किसका? डेरियस का। तो आपको ये बिल्कुल कंटस्ट होना चाहिए पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में क्वेश्चन इसमें बन ही जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल वाला जो पार्ट होता है, जो फॉल्ट्स होते हैं, हम लोग फॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, फॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जब अपन फॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो बात यहाँ पे आती है कि कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। 2 प्रकार के फॉल्ट होंगे, एक तो सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा और एक असिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। तो सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल फॉल्ट से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पे नीचे शो कर रहा हूँ, इनको ध्यान से आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए ये फॉल्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल फॉल्ट है। अब जब मैं बात करता हूँ सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल का अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल मतलब एक समान, जैसे आपके पास वायर है आर वाई वी और एक न्यूट्रल वायर होता है, ये न्यूट्रल है, ये आर, ये है वाई, ये है बी, ठीक है। तो या तो अगर आर वाई वी तीनों शॉर्ट हो जाएं, चिपक जाएं, या फिर तीनों शॉर्ट होने के साथ साथ ही ग्राउंड के साथ भी शॉर्ट हो जाए। तो ऐसी जो घटना होती है ना, ये मात्र 3% होती है घटना। जब बिजली वगैरह कड़क रही हो बरसात के समय तभी ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसा बहुत ही कम होता है। 3% पॉसिबिलिटी होती है इस फॉल्ट की, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, है ना दोस्तों। इसी को बोलते हैं अपन ट्रिपल लाइन फॉल्ट या फिर ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल लाइन टू ग्राउंड। दैट मीन्स सिंगल लाइन है और ग्राउंड है, सिंगल लाइन है और ग्राउंड है, इसके बीच में हो जाना फॉल्ट, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है सिंगल लाइन टू फाइव, है ना, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, ये 85% पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों। जो दोनों लाइन मिल जाना, यानी इनके बीच फॉल्ट आ जाना, दोनों लाइन के बीच, यानी कि आर वाई भी जो जा रहे थे दोनों लाइन के बीच हो जाना, इसकी पॉसिबिलिटी होती है मात्र 5%। कितनी? 5%। और एक होता है अपने पास डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि अपने पास 2 वायर हैं, एक ऐसे ही लगा हुआ था और एक न्यूट्रल है, तो आपका बस ये दोनों शॉर्ट हुआ और इसके साथ ये ग्राउंड शॉर्ट हो गया, है ना, ग्राउंड में चला गया, कनेक्ट हो गया, तो इसे बोलते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट, है ना। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी होती है इसकी? 7%। तो मैंने सबसे ज़्यादा आपको बताई, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होगी? सिंगल लाइन टू ग्राउंड, उसके बाद डबल लाइन टू ग्राउंड, पहले सिंगल लाइन टू ग्राउंड, पहले एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड 80% पॉसिबिलिटी, डबल लाइन टू ग्राउंड 7% पॉसिबिलिटी, सिर्फ डबल लाइन तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है 5%। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि ट्रिपल लाइन या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड, तो इसकी पॉसिबिलिटी मात्र 3% है, ठीक है। कितनी है? 3% मात्र होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आज क्लास में आई होगी, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, जितने भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सारे आपके, चाहे आप गेट की परीक्षा दें, चाहे जेई की परीक्षा दें, चाहे एई एसएससी कोई भी आप परीक्षा देंगे जिसमें पावर सिस्टम आता है, उसमें डेफिनेटली 101% क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। और अगर, है ना, आप मुझसे ईएससी, गेट, जेई, एई, ये सब के लिए कंटेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टेक्निकली अच्छा ग्रो करना चाहते हो, तो इनको एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट बात मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ आपको, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर, वो कोशिश करें कि अनअकैडमी पे भी क्लास लें, जो कि मैं बिल्कुल फ्री क्लास आपको दे रहा हूँ 9 PM पर,
9 PM पर डेली मैं फ्री क्लास आपको प्रोवाइड कराता हूँ। मेरा नाम अरुण झा, आप अनअकैडमी पर सर्च करेंगे और मुझे फॉलो कर लीजिए, और जैसे ही फॉलो कर लेंगे तो आपके पास आप 9 PM पर मुझसे जुड़ें और आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप आराम से तैयारी कर सकते हो फ्री बैठ के घर पे, जितना भी मैं फ्री लेक्चर्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि जो अपकमिंग एग्जाम हो, चाहे NHPC का एग्जाम हो, चाहे UP RVNL हो, MP सब इंजीनियर हो, या फिर आपका SSC JEE हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।